साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस प्रश्नोत्तरी की कक्षा में आप सभी अपने संधि के ज्ञान को परखेंगे। पता चलेगा कि हमें किस हद तक संधि का ज्ञान है, किस हद तक संधि हमें आने लगी है। इतने सारे हमने वीडियो देखे, उसके बाद हमारी क्या स्थिति है, तो इसके बारे में हम लोग इस कक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न लेकर आए हैं। और इन प्रश्न, इससे पिछली कक्षा में भी काफ़ी प्रश्न थे, इसमें भी प्रश्न पर हम बात करेंगे और ये हमें आप लोग खुद सोचेंगे कि इसका क्या उत्तर है, फिर मैं आपको बताऊंगा और एक एक प्रश्न का हम विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार से ये इस तरह से बनकर आया है। तो शुरू करते हैं हम आज की कक्षा। देखें, अभी हमारा जो पहला प्रश्न है वो देखेंगे आप, किस क्रमांक में गुण संधि है। आप देखो किस क्रमांक में गुण संधि है। इसमें पहला है मनोभाव, दूसरा ब्रह्म ऋषि, तीसरा अन्वेषण और चौथा सरोवर। चार आपके उदाहरण हैं। एक है मन है, इसका जो विभाजन है देखो मन है और भाव बनता है, इसका ब्रह्म और ऋषि बनता है। अब देखेंगे इनके सभी के संधि विच्छेद। और एक अनु और ऐषण बनता है और चौथा सरह और वर है। ये चार इसके इनके टुकड़े हुए। साथियों यहाँ पर देखो गुण संधि जो होती है, गुण संधि में हम लोग क्या इसकी ट्रिक मानते हैं कि एक मात्रा आती है। एक मात्रा चाहे एक ही आओ चाहे ओ की आओ, एक मात्रा होती है। अब देखो इसमें विसर्ग के बाद में घोष आ गया, ओ में बदल गया। इसमें ये कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई। इसमें यहाँ भी विसर्ग संधि हो गई, एकदम एक वैसा का वैसा है, ओ में बदला। यहाँ जो ये यण संधि है, अन्वेषण वह के पहले आधा आ रहा है, वैसे ट्रिक भी कह रही कि यण संधि है। और आप देखो ऊ के बाद असमान है, यण संधि है। तो ये आपका जो उत्तर है ब्रह्म ऋषि। यानी इसमें क्या हुआ, ए के बाद में इसमें क्या आ गया, री, और ए आ के बाद में ई ऊ री आने पर गुण संधि होती है। तो साथ में यहाँ पर ये गुण संधि कौन से में है, ब्रह्म ऋषि में है। इसके बाद में हम अगला जो उदाहरण ले रहे हैं वो देखेंगे, कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण है। यहाँ पे वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है, एक तो है प्रागैतिहासिक, इसमें एक है शिश्वेक्य, महोषध और प्रतिष्ठान। यहाँ पर हमने इसके चार उदाहरण ले लिए, ये चारों के चारों उदाहरण है वो इससे जुड़े हुए हैं। अब देखो आप, इसमें भी दो मात्राएं हैं, इसमें दो मात्राएं, इसमें दो और इसमें नहीं है। तो वृद्धि संधि की तो ट्रिक भी यही कहती है, इसकी पहचान भी इसी से करते हैं कि दो मात्रा आती है वह वृद्धि संधि हो सकती है। अब यहाँ पे देखो इन सभी को हमें, अब तीन ऑप्शन ऐसे हैं, तीन विकल्प ऐसे हैं हमारे पास जिनमें वृद्धि संधि, जिनमें दो दो मात्राएं हैं, यानी वृद्धि संधि होने का चांस है। हम ये तुक्का नहीं लगा सकते कि इस दो मात्रा देखिए और कर दिया, हमें बहुत ही अच्छे से इनको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसका विभाजन जो देखेंगे, इसका है प्राक और ऐतिहासिक। इसका प्राक और ऐतिहासिक हो गया, इसका हो गया शिशु और ऐक्य, इस तीसरे का महा और औषध, और यहाँ प्रति और स्थान। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें क के बाद में एक घोष आ रहा है, क के बाद में घोष आ रहा है, तो क बदल रहा है ग में, और ये दो मात्राएं इसके लगी, तो प्रागैतिहासिक। यानी कुल मिला के यहाँ व्यंजन आ रहा है, तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। यहाँ पे ऊ के बाद असमान आ रहा है, ऊ के बाद ई ऊ री के बाद यदि असमान आता है तो संधि कौन सी होती है, यण संधि होती है। और यहाँ देखेंगे वह के पहले आधा आ रहा है। भले यहाँ दो मात्रा थी लेकिन दो मात्राएं इस एक के कारण आई है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है, शिश्वेक्य। महोषध, महा और औषध, देखो आ के बाद में यहाँ क्या आ रहा है, औ आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये वृद्धि संधि है। तो आपका उत्तर ये हो गया। और ये प्रति और स्थान, इसमें स्थ जो है वो स्थ में बदल जाता है, ये भी क्या है, व्यंजन संधि है। आपको महोषध इसका जो है वो उत्तर आपको करना है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखेंगे कि कौन सा संधि नियम का अपवाद है। अपवाद आपको ध्यान में रखना है कि इसमें अपवाद किसमें है, अपवाद नहीं है, ये पूछा इन्होंने, अपवाद किसमें नहीं है। आप देखो साथ में हमारी जो पुस्तक है उसमें भी हमने काफी सारे अपवाद डाल रखे हैं, आपको अपवाद के लिए उसमें से देखना होगा। तो यहाँ पर जो है एक जो उदाहरण अक्षोहिणी, इसमें देखेंगे दो मात्राएं हैं, एक प्रौढ़, एक पवित्र और एक स्वर्ग। चार उदाहरण हमारे पास यहाँ पर हैं। अब देखेंगे अक्षोहिणी जो शब्द है वो ये अक्ष और उहिणी, उहिनी, इन शब्दों से मिलकर बना है, और इसमें ए और इसमें से ऊ निकलता है, तो ये ओ बनना चाहिए। यहाँ पे एक मात्रा आनी चाहिए लेकिन आ रही है कितनी, दो, यानी ये अपवाद हो गया। जो नियम से नहीं चलता, नियम को छोड़ता है, वो अपवाद होता है।
यहाँ पे पवित्र जो है ये क्या है, ये बिल्कुल सीधा सीधा ही है, पो और इत्र इसके साथ जुड़ता है और ये पवित्र बन जाता है। और ये प्रौढ़ जो है, प्रौढ़ को आप देखेंगे कि जो ये प्रौढ़ शब्द है ये किस प्रकार से बनता है, एक इसमें प्र और एक इसके साथ लेते हैं हम ऊढ़। ये देखो इसमें से ए निकलता है, इसमें से ऊ निकला और मिलाकर क्या बन गया, ओ। तो ये ओ बन गया, लेकिन यहाँ पे औ बन रहा है, यानी ये भी अपवाद है। इसी तरह अक्षोहिणी की तरह हो गया। और ये लास्ट में जो है ये स्व और इसके साथ ले रहे हैं ग, स्व के साथ हम ग ले रहे हैं। इसमें देखो साथियों, विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद घोष, तो ओ बनना चाहिए, स्वग बनना चाहिए, लेकिन बन क्या रहा है, स्वर्ग बन रहा है। इसका मतलब ये भी अपवाद है। तब का उत्तर कौन सा हो गया, पवित्र। इस तरह से हमें जानना है कि इसका उत्तर पवित्र कैसे हुआ। अब अगला देखेंगे आप, अगला उदाहरण, कौन सा अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि कौन से उदाहरण में है, इसके लिए हम जानेंगे। एक है स्वतंत्र, एक पवन, एक गणेश और एक न्यून। ये चार हमारे जो हैं वो हमने वो लिए हैं उदाहरण। कौन सा अयादि संधि का उदाहरण है, स्वतंत्र, पवन, गणेश और न्यून। साथियों इन सभी पर देखो हम बात करेंगे। स्वतंत्र में स्व और तंत्र मिलकर बने हैं, सीधा सीधा हो जाता है। स्वतंत्र यानी अपना तंत्र, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब परिवर्तन नहीं हुआ तो कोई संधि नहीं। दूसरा ये पवन है, इसमें पो और अन, इन दो शब्दों से मिलकर बना। ओ के बाद में ए आ गया, असमान, तो ये अयादि संधि है। इस उदाहरण में अयादि संधि है। इसमें गणेश जो है वो गण और ईश, इन दो शब्दों से मिलकर बना, यानी ये एक मात्रा होगी। और न्यून जो है नी और ऊन, इनसे मिलकर बना है। ये कौन सी मात्रा होगी, ये के पहले आधार है यण संधि, तो ये यण है, ये गुण संधि है और इसमें कोई संधि नहीं है, इसमें कोई संधि नहीं है यहाँ पर। और ये केवल एक उदाहरण है जो किसका है, अपना इसका अयादि संधि का उदाहरण है। ये हमें ध्यान में रखना है। इसके आगे देखेंगे हम, अगला उदाहरण लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही संधि नहीं है, इसको देखेंगे कि कौन सा सही संधि नहीं है। यहाँ पे संधि से बने हुए हैं चारों शब्द, सही कौन सा नहीं है ये हमें देखना। इसमें गुरु उपदेश शब्द है। देखो ये गुरु छोटी मात्रा आएगी और उपदेश, इन दो के मेल से बना है। इसमें ऊ और ऊ छोटा मिलकर क्या बन जाता है, बड़ा बन जाता है। इसका छोटा ऊ निकालते हैं, इसका छोटा ऊ निकालते हैं ऐसे, और बड़ा बन जाता है। और ये क्या हो जाता है, ऐसे बन देगा ये गुरुपदेश। इस तरीके से बिल्कुल सही है। उपयुक्त जो है ये ऊपरी और इसके साथ उक्त मिलाने से बनता है। इसमें ई जो है, ई के बाद असमान स्वर आता है, ये असमान छोटा आएगा। और ई ऊ के बाद यदि असमान आता है, ई ऊ ऊ और री के बाद, तो यहाँ यण संधि होती है। यहाँ यण संधि है, र के पहले वाला आधा भी आ रहा है, ये के पहले वाला ये आधा आ रहा है, ये र ऊपर जो है ये पहले है आधा है, यण संधि है। ये मिष्टान शब्द है, ये हमें देखने से गलत लग रहा है। हम सोचते हैं शायद मिष्ठान सही होता होगा, लेकिन वास्तव में मिष्ठान ही गलत है और ये बिल्कुल सही है। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, मिष्ट और अन्न, यानी मीठा अन्न, ए के साथ ए मिला और आ बन गया, मिष्टान बन गया। और ये जो है उत्त और श्वसन, इन दो शब्दों से। तय के बाद क्या है, श। तो देखो ये ऊ तय बदला च में, श बदला छ में और वसन। अब यहाँ केवल एक छोटी सी जो मिस्टेक करी हुई है, वो छ को पूरा करा हुआ, जब छ आधा आएगा, क्योंकि श्वसन में से आधा आता है। तो आपका उत्तर जो है वो ये हो जाएगा। इसमें संधि सही संधि नहीं है, आपको ध्यान में रखना बिल्कुल। इसके बाद देखेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। एक और उदाहरण हम लेते हैं। कौन सा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, स्वर संधि का उदाहरण है। देखो एक है जगदीश, रत्नाकर, मनस्ताप और चतुष्कोण। चार उदाहरण हमारे पास हैं। इनमें से कि कौन सा इसमें से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखो इसमें बड़ी मात्रा है हमें लगता है, और इसमें आ की मात्रा है, इसमें श और इसमें भी स, इसमें स है। स जहां आता है वहां चांसेस स्वर संधि का कहीं होता नहीं है। इसका देखो, इसका विभाजन जो है जगत और ईश, इसमें आप देखो यहाँ व्यंजन आ गया। एक तरफ व्यंजन आने का मतलब व्यंजन संधि है। स्वर संधि के लिए तो दोनों तरफ स्वर आने चाहिए, व्यंजन संधि होगी। ये रत्न और आकर, ये दीर्घ संधि का उदाहरण लग रहा है। ए और आ मिलकर आ बन गया और ये रत्नाकर बन गया।
ये दीर्घ संधि का है। दीर्घ संधि का है इसका मतलब स्वर संधि का है। दीर्घ संधि भी स्वर संधि का ही एक भेद होती है। इसका मतलब उत्तर तो आपका ये है। फिर भी इनको भी देखेंगे हम क्या है। इसमें मन है और ताप। मन है और ताप में विसर्ग के बाद तय आ गया तो विसर्ग सह में बदल गया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग आ रहा है और ये भी विसर्ग संधि का है। चतु है और इसके साथ आ रहा है कौन, तो ये विसर्ग है, क आने पर इस सह में बदल गया। आपका उत्तर कौन सा हो गया, रत्नाकर। ये भी विसर्ग संधि का, ये दीर्घ संधि का। और दीर्घ संधि ही क्या है, स्वर संधि का एक भेद है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसमें किस क्रमांक में दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि मतलब दीर्घ संधि, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दीर्घ संधि दीर्घ स्वर संधि एक ही बात होगी। स्वर संधि का भेद होने से इसके आगे स्वर संधि लगा रहे हैं हम। इसमें जो है एक ऑप्शन वागीश, एक श्रीस, भवदीय और सच्छासन। आप ध्यान करेंगे, देखो वागीश जो है ये वाक और ईश दो के मेल से बना है। कै के बाद में घोष आ गया, कै गै में बदला और ई जुड़ गया तो गी बन गए, वागीश हो गया। यहाँ पे देखेंगे श्री और इसके साथ में आ रहा है ईश। इसमें देखेंगे आप ई और इधर भी ई मिलाकर ई बन गया बड़ा और श्रीस बन गया। दीर्घ संधि का ही है ये उदाहरण, आपका उत्तर यही होगा। फिर भी इसको और देखेंगे, भवत और इसके साथ में हम जोड़ रहे हैं ई है। ये वही देखो ऊपर वाला ही मामला है। तय के बाद में घोष आ गया, तय दै में बदला, आधे में ई जुड़ेगा और ये लो एक भव दिया हो गया, ऐसे बनेगा। और ये सच्छासन में सत्य और शासन, तय के बाद में श आ गया तो तय तो बदला च में, श बदला छ में, बाकी मात्रा वसन, सच्छासन हो गया। इस प्रकार से बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है कि दीर्घ संधि का कौन सा इसमें उत्तर है, श्रीस। चारों ऑप्शन जब तक आप क्लियर नहीं कर लो तब तक आपको ध्यान रखना है कि हमें इसका कोई उत्तर हम फाइनल नहीं करें। एक और प्रश्न हम देखेंगे, किस क्रमांक में संधि नहीं है। संधि नहीं है वो उत्तर हमें ढूंढना है। नीरज, नीरव, नीरोग, नीरस, चार हमारे पास ऑप्शन है। नीरज देखेंगे, नीरज को चारों एक जैसे लग रहे हैं, नीर और जय, इससे तोड़ा गया है। नीर का अर्थ होता है पानी और जय का मतलब है जन्म लेने वाला, यानी पानी में जन्म लेने वाला, और ये नीरज हो गया। कमल को बोलते हैं। इसमें संधि नहीं लग रही हमें, फिर भी हमारा उत्तर कुल मिला के ये होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आगे वाले उदाहरण देखते हैं। ये जो है ये नीर और वह नहीं है, इसको क्या करना है, ये नीर और वह नहीं है, इसका है नी के साथ में हम जोड़ रहे हैं रव, और ये इसकी मात्रा बड़ी होगी और ये रह। आपको बताया होगा मैंने पहले भी कि विसर्ग के बाद रह आता है तो इसकी मात्रा जो इधर वाले की बड़ी हो जाती है। नीरव हो गया, नीरव का मतलब शांत, कोई आवाज नहीं हो, वहां नीरव बोलते हैं उसको। ये निरोग जो है ये भी इसी तरीके का उदाहरण है, और ये ऐसे बनेगा निधन रोग, वही विसर्ग से पहले छोटी है और आगे रह तो इसको बड़ी करेंगे और ये रोग लिख देंगे तो निरोग हो जाएगा। और ये नीरस जो है ये नी के साथ में रस जोड़ेंगे तो ये बड़ी मात्रा हो जाएगी और ये रस हो जाएगा तो नीरस हो जाएगा। इस तरीके से तीनों ही विसर्ग संधि के उदाहरण, केवल एक संधि जिसमें नहीं है वो है नीरस शब्द। नीरस में कोई संधि नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखेंगे हम अगला एक उदाहरण देखेंगे, कौन सा संधि से बना शब्द सही है। संधि से बना हुआ शब्द चाहिए और सही भी चाहिए। कौन सा संधि से बना शब्द सही है। एक है इसमें पुनरावलोकन, एक दूरावस्था, मनश्चिकित्सक और आशीर्वाद। इस तरह से चार शब्द जो हैं वो हम इसमें ले रहे हैं। देखेंगे इसको, इसका जो विभाजन करेंगे पुनः है और इसके साथ है अवलोकन। पुनः के साथ क्या है, अवलोकन है। विसर्ग के बाद में घोष है, तो विसर्ग किसमें बदलेगा, रे में। पू ऐसे कैसे, न रे आधा हो गया, पूरा करेंगे वलोकन, तो पुनर्वलोकन हो गया। इसमें दू और दू के साथ में है अवस्था। देखो विसर्ग के बाद में ए आया तो विसर्ग किसमें बदला, दू तो ऐसे कैसे, रे आधे में, ए जोड़ा पूरा हो गया, दूर अवस्था। अब देखेंगे दोनों ही उदाहरणों में ये पुनर्वलोकन है, ये पुनरावलोकन, तो ये गलत हो गया। इसमें दूरावस्था बन रहा है, दूरावस्था, तो ये भी गलत हो गया। ये मनश्चिकित्सक है, ये बिल्कुल सही उदाहरण है। हम लोग मनोचिकित्सक बोलते हैं, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि मनः धन चिकित्सक जो शब्द है वो बनकर आया, विसर्ग के बाद में च आ रहा है,
तो विसर्ग इस च के कारण इस श में बदलेगा। ये आप ध्यान रखेंगे, च, छ और श आने पर श में बदलता है। और ये आशीर्वाद बिल्कुल गलत है। इसमें आशी में मात्रा क्या होती है, बड़ी आती है, और इस देखो आशी और वाद की संधि होती है, और ये जो र है उसमें बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आशीर्वाद हो गया, लेकिन मात्रा जो है इसकी वो बड़ी बनेगी, इसका मतलब ये भी गलत है। आपका उत्तर कौन सा हो गया, मनश्चिकित्सक आपका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कुछ उदाहरण। एक उदाहरण देखो हमारे पास है, किस क्रमांक में विसर्ग संधि नहीं है। ये हमें जानना है कि किस क्रमांक में विसर्ग संधि नहीं है। कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें विसर्ग संधि नहीं है? अभिषेक, निरंध्र, बहिष्कार और मनोज। 4 उदाहरण है, अभिषेक, निरंध्र, बहिष्कार, मनोज। इसमें विसर्ग संधि नहीं है। मतलब ये हुआ कि 3 ऐसे उदाहरण है जिनमें विसर्ग संधि है और एक उदाहरण में विसर्ग संधि नहीं है। अभिषेक जो शब्द है, देखो अभि और सेक, इन 2 शब्दों से मिलकर बना। यहाँ पर जो स है ये श में बदल रहा है, तो यहाँ पर हमें लग रहा है व्यंजन संधि। व्यंजन में परिवर्तन हुआ, में व्यंजन संधि लग रही है। इधर देखो नी ऐसे कैसे है, और इसके साथ में रंध्र जोड़ रहे हैं, और इसके लग रहा है विसर्ग। अब ये विसर्ग, इस र के कारण ये बड़ी मात्रा हो गई, और ये रंध्र हो गया, तो ये निरंध्र हो गया। इसमें देखो विसर्ग संधि हो गई। इसमें बही है, और बही के साथ में क्या है, कार जुड़ा हुआ है, तो विसर्ग के बाद में क्या आ गया, विसर्ग इसमें बदल गया, श में बहिष्कार हो गया। इसी तरह देखो मनोज, मन हो और जय जुड़ा हुआ है, विसर्ग के बाद में घोष आ गया, मनो ओ बन गया, मनोज बन गया। इस प्रकार से विसर्ग संधि किसमें नहीं है, इसमें अभिषेक शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, बाकी सभी शब्दों में विसर्ग संधि है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे हम अगला उदाहरण, तन्वंगी शब्द में संधि है। यहाँ पर हमसे एक प्रश्न पूछा है, तन्वंगी शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि। 4 इसमें आपसे पूछे गए हैं। अब आप देखो इसमें एक ट्रिक जो हमें दिखाई दे रही है कि व के पहले जो है वो क्या आ रहा है, न, और न के साथ आधा। ये हम थोड़ा सा देखेंगे इसको कि ये व है और व के पहले आधा न आ रहा है। व के पहले यदि आधा आता है, य के पहले यदि आधा आता है, तो कौन सी संधि होती है? यण। तो यहाँ उत्तर हमारा यण संधि होगी। फिर भी हम इसकी जांच भी करें कि वास्तव में यण संधि है, तो ये शब्द होगा तनु, और तनु के साथ में क्या होगा, अंगी। तो क्या हो जाएगा, ये तन्वंगी हो जाएगा। तय न आधा हो जाएगा, उ ऐसा मान आने पर वह में बदलता है, बिंदी लगती है, तो तन्वंगी हो गया। कमजोर अंगों वाली, तो कमजोर, इसके पतले जो अंग होते हैं, पतले हाथ पैर होते हैं, उसको तन्वंगी बोलते हैं। इसे ध्यान में रखना हमें। इसके बाद में तो इसका कौन सा उत्तर हो गया, यण संधि। इसके बाद में हम और उदाहरण लेते हैं। ये देखो एक उदाहरण, ए के साथ में ए का मेल होने पर कौन सी संधि बनती है। ये हमने किसी तरह का इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया, केवल स्वरों का प्रयोग किया है। इसमें पूछा गया है कि ए के साथ में ए मिलाने पर कौन सी संधि होती है। ये हमें याद है तो हम कर सकते हैं। साथियों आप लोगों को याद होगा, ए आ के बाद में ई उ री बनने पर गुण संधि होती है, और ए आ के बाद में ए ऐ ओ औ, देखो ए आ रहा है, ए ऐ ओ औ, ऐ भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, और औ भी आ सकता है। ये ए आ के बाद में ए ऐ ओ औ, ये मिलने पर कौन सी संधि होगी, यहाँ पर संधि होगी वृद्धि। ये आपको याद रखना है, ए के बाद में ए आने पर वृद्धि संधि होती है, ध्यान रखना। अगर आपको नियम पता है, जो बॉक्स हमने बनाए थे, उन बॉक्सों को बनाने के बाद उनमें हमने देखा इन बॉक्सेस में कौन कौन से शब्द मिलाने पर कौन सी संधि होती है। अगर आपको शुरुआती कक्षाएं याद हैं तो आप इसको कर सकते हैं, तो वृद्धि संधि इसमें होगी, तो ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखेंगे आगे कुछ और उदाहरण लेंगे इसके हम। किस समूह के सभी शब्द संधि युक्त हैं, किस समूह के सभी शब्द संधि युक्त हैं, यह हमें जानना है। और इसमें देखो एक तो दुर्जन, नीरज, प्रकाश, एक में ये दे रखा है। आपको इसमें जानना क्या है कि संधि देखनी है सभी में, और जिस भी शब्द में चारों क्रमांक में कहीं भी अगर संधि का एक भी शब्द ऐसा है संधि नहीं है, इसका मतलब वो नहीं करना, हमें काट देना है। तो देखो दुर्जन में संधि है, लेकिन नीरज में संधि नहीं है, प्रकाश में संधि नहीं है, नीर और जय जुड़ा हुआ है, कोई संधि नहीं है, प्रकाश के प्रय जुड़ा हुआ है, उपसर्ग है, कोई संधि नहीं है।
यहाँ पे देखो ये लंबोदर, ये साथ में बिंदी आएगी यहाँ पर, थोड़ा ये टाइपिंग में गड़बड़ हुई है। लंबोदर है। राजपुत्र में कोई संधि नहीं है, देखो कोई संधि नहीं है। इसमें 29 में भी कोई संधि नहीं है, 29 में भी कोई संधि नहीं है, या प्रतिघात में कोई संधि नहीं है, इसमें संधि नहीं है, यानी ये कट गया। आपको किस तरह से करना है, टर्मिनेशन थ्योरी अपनानी है। जो गलत है, जिसका पता चल रहा है, उसको काटते जाओ। संधि नहीं है मतलब इसमें नीरज में नहीं है तो ये काट दीजिए, राजपुत्र में नहीं है, इसमें नहीं है, काट दीजिए, इसमें प्रतिघात में नहीं है, इसको भी काट। अब एक ऐसा बच्चा है जिसमें संधियां इसको काट नहीं पाए हम। इसमें देखेंगे आप, एक है मन है और भाव, मनोभाव हो जाएगा। एक है नी और इसके साथ में हम ले रहे हैं रोग, निरोग हो जाएगा। और एक है सप्त, ये नी के विसर्ग लगेगा यहाँ पर, और सप्त और ऋषि, ये क्या है सप्तऋषि, ये भी क्या है संधि, ये विसर्ग संधि, ये विसर्ग संधि और ये गुण संधि है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। सभी शब्द मतलब ये भी और ये भी, तीनों में संधि होना आवश्यक है। ऐसा ये आपका एक उत्तर है। बहुत आसान है, इसे बड़ा लगता है कठिन होगा, कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा आपको पहचान मिल जाती है कि यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, काट दीजिए, इसमें चलो और नहीं पता चला एक मिल गया, इसमें पता चला एक है, दो है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसके बाद में देखो और उदाहरण लेते हैं। इसमें एक संधि का नियम इसमें दिया हुआ है कि ई के बाद असमान स्वर आता है तो वहां कौन सी संधि होती है। ये साथियों आपकी याददाश्त के ऊपर निर्भर है इसका उत्तर। देखो ई, उ और री, ये गुण संधि में आते हैं बाद में, तो ध्यान होगा ए आ के बाद आते हैं। ये यदि पहले आ जाएं और इसके बाद में असमान स्वर आए, आपको बताया होगा कि ये तो चले जाएं, हट जाएं, ये पहले आए, ये ई उ री, और इसके बाद असमान, तो संधि कौन सी होती है, गुण के अपोजिट में संधि करी थी हमने, यण संधि करी थी इसमें। तो देखो ई उ और री के बाद असमान स्वर आने पर कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। तो आपका उत्तर यण संधि है। ये हमें ध्यान में रखना है किस प्रकार से ये, अगर ये नियम हमें आता है तो हम इसका उत्तर कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमारा उत्तर गलत भी हो सकता है। इसके बाद देखेंगे हम एक और उदाहरण लेते हैं। डाकघर बहुत ही अच्छा उदाहरण है। डाकघर शब्द को स्वर रहित करने पर कौन सा शब्द बनता है। डाक और घर शब्द को स्वर रहित करने पर कौन सा शब्द बनता है। बड़ा घुमाया हुआ प्रश्न है। आपके उत्तर देखेंगे, डाकघर, डाकघर क्या आ रहा है, डाकघर, ऐसे डागर और डाकघर, चार उत्तर हैं। एक में क पूरा है, एक में क को आधा करा हुआ है, एक में ग है और एक में घ है। बाकी डा और घर में कोई अंतर नहीं, बीच में एक एक जो शब्द वर्ण है उसको बदला हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि डाकघर, डाकघर, डाकघर और डाकघर थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। इसमें हुआ क्या है, इन्होंने प्रश्न क्या बताया, डाक और घर शब्द है उसको स्वर रहित करना है। स्वर रहित कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, डाक लेना है जिसे, और इसको घर लेना है। स्वर रहित करना है इसको, इसमें से स्वर घटा देना है। स्वर रहित करना समझ गए, मतलब इसको अंतिम को आधा करना है, कर दिया आधा। अब आप देखो जैसे इसको आधा किया, इसके बाद में ये संधि बन गई। संधि कैसे बन गई, क के बाद में घोष आ रहा है, क के बाद में घोष आ रहा है तो क बदलेगा अपने ही वर्ग के तीसरे में, बदल गया, और घर। तो इसका उत्तर क्या बन गया, देखो डाकघर आपका उत्तर रहेगा ये। बड़ा आसान है। यदि आपको व्यंजन संधि का पहला नियम आता है, लेकिन ये चीज भी आपको सेट करना आना चाहिए, स्वरहित किस प्रकार से करेंगे हम। स्वरहित इसको अंतिम को स्वरहित करना है और स्वरहित करके हमारा उत्तर हमें प्राप्त करना है। इस प्रकार से साथियों बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न था। इस प्रकार के प्रश्न भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें आप देखेंगे आगे, अभी एक और प्रश्न जो है हमारा, उत्धन शिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद है। देखो उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो उत्धन शिष्ट है, उत्धन चिष्ट है, उत्धन दिष्ट है और उद्धन शिष्ट है। चार ऑप्शन बिल्कुल एक जैसी तरीके के। आप लोगों को संधि का तय की संधि आती होगी। तय की संधि में कि तय के बाद में यदि श आता है तो तय तो बदल जाता है किसमें, च में, और श बदल जाता है छ में। इस तरीके से बना था। तो आप देखेंगे इसका जो उत्तर है आपका पहला है उत, और इसके साथ हम जोड़ रहे हैं शिष्ट। तय के बाद श आ रहा है, देखो तय बदला च में, श बदला छ में, मात्रा यहाँ से लगेगी और ये बन गया उच्छिष्ट। अब ये शब्द देखो आप बन रहा है यहाँ पर, आपका उत्तर ये हो गया। ये बाकी सब गलत है, केवल घुमाने की कोशिश की।
यहाँ पे उद में क्या है साथियों, कुछ लोग ये कहते हैं कि उद भी इसका आता है, उत नहीं आता है, लेकिन हमने जितनी भी परीक्षाएं आज तक जो लगी हमारे राजस्थान जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनमें उद को नहीं मानकर उद को माना गया है। बाकी बहुत सारी पुस्तकों में विद्वानों ने उद को लिया है, लेकिन हम जो आधार बना रहे हैं, हम आंसर की को आधार बना के हम लोग हमारी पुस्तक में भी लिखते हैं और पढ़ाते भी उसी हिसाब से हैं। तो हम लोग अभी तक उत ही देखा है, तो उसके हिसाब से ही हम इसका उत्तर करेंगे और आगे भी इसी तरह से माना जाता रहेगा। आगे देखेंगे। इसके बाद एक और उदाहरण हम लेते हैं। देखो, इनमें से कौन सा शब्द कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। चार हैं, संधि विच्छेद कर रखे हैं, शब्द भी दे रखा है, संधि विच्छेद भी सही नहीं है, वो जानना है। देखो, प्रति और एक, इसका प्रत्येक कर रखा है, बिल्कुल सही है। ई के बाद ए आ गया, ये आधा तय हो गया, ये एक मात्रा लग गई, ये बिल्कुल सही लग रहा है। रमा और इस, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ देखो सत धन मार्ग, ये देखो यहाँ पर गलती हुई है, सद करा हुआ है, बाकी यहाँ पे क्या होगा, सत धन मार्ग होगा। तय के बाद में क्या आ रहा है, पंचम, तय बदलेगा अपने वर्ग के पंचम में और ये सन्मार्ग बन जाएगा, अच्छा मार्ग हो जाएगा। और ये प्रतिस्थान सही है, स्थ किसमें बदलेगा, स्थ में बदलेगा। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया, सही संधि विच्छेद किसमें नहीं, इसमें बस ये गलती क्या हुई, सद कर दिया, क्योंकि वास्तव में आना क्या चाहिए, सत आना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है, बात को समझना है। बहुत अच्छे से चार ऑप्शनों को देख के ये उत्तर करें, अपने आप को परिपक्व बनाएं कि धैर्यवान रखें बने और धैर्य रख के चारों उत्तरों को देखें फिर उत्तर करें। जल्दबाजी में उत्तर हम लोग कभी भी नहीं करें। जल्दबाजी में जो उत्तर करता है गलत होने का पूरा इसका चांसेस होता है। अगला जो एक शब्द है, अपना एक प्रश्न है, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है। देखेंगे, इसमें संधि शब्द गलत है, मतलब चार शब्द बने, उनमें से किस प्रकार की कहीं भी एक जगह गलती हमें ढूंढनी है, तो वो गलती हम जानेंगे। देखो, एक मातृ और उपदेश, यहाँ पे शब्द है मातृधन उपदेश और ये बन गया मातृ उपदेश। इसमें री के बाद असमान आ गया तो री रे में बदला, और ये तय आधा हो गया, री में बदला ऊ जुड़ेगा, तो मातृ उपदेश बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ पर मातृ उपदेश ही आएगा और यह मातृ ये ही मात्र आएगा, माता वाला मात्र, माता का उपदेश होता है मातृ उपदेश। यहाँ पे दूसरा उदाहरण तपह धनवन। देखो, विसर्ग से पहले अ आ रहा है और विसर्ग के बाद आ रहा है घोष, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, ओ में, तो ये बन जाएगा तपोवन। ये भी बिल्कुल सही लग रहा है, कहीं इसमें किसी प्रकार की हमें कोई गलती की संभावना नहीं लग रही। तीसरा जो है, देखो चतुर और आनंद, बड़ा कंफ्यूज करने वाला मामला लग रहा है हमें। ए और ए मिलकर हम आ बनाएंगे, ए और आ मिलाकर आ बना देंगे और ये चतुरानंद बन जाएगा, लेकिन नहीं साथियों। चतुरानंद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है चार मुख वाला। चतुरानंद शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा जी के लिए प्रयुक्त शब्द है। चार मुख है ब्रह्मा जी के, इसलिए चतुरानंद। तो चतुर को का अर्थ चार नहीं होता है, चार किसका अर्थ होता है, चतु का, इसका होता है चार, चतु यानी होता है चार, ये आप जानेंगे। चतुधन आनंद, ये होता है चतुरानंद। तो चतुर और आनंद नहीं होकर चतु और आनंद होगा। इसमें जो विसर्ग है, अब देखेंगे इस तरह से बनेगा, ये चतु और आनंद। विसर्ग के बाद घोष आ रहा है, तो विसर्ग क्या बदलेगा, पहले आधे रह में, फिर आ जुड़ा और ये नंद, इस तरह से चतुरानंद बन जाएगा। चतुधनानंद चतुरानंद, ये इसका गलत जो है संधि वो यही है कि चतु आएगा। बिल्कुल छोटी सी इसमें एक गलती करी हुई है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बाद सत के साथ में देखो धर्म आ रहा है, तय के बाद में घोष आ रहा है, तय के बाद में घोष आ रहा है, तो तय बदलेगा किसमें, दय में, और धर्म ऐसे कैसे, तो सद्धर्म, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो हमारा जो उत्तर जो है वो कौन सा हो गया, ये तीसरा जो है, तीसरा विकल्प चतुधन आनंद बनना चाहिए, इसमें चतुर्धन आनंद बना हुआ है। साथियों, अभी हमने जितने भी उदाहरण जो लिए हैं उन उदाहरणों में हमने एक ही बात देखी है कि इन उदाहरणों में एक ही बात हमारे सामने है कि हमने संधि विच्छेद को भी आधार बनाया, सभी चीजों को आधार बनाया, संधि विच्छेद भी ली, शब्द शुद्धि का भी देखा, संधि है या नहीं है, संधि विच्छेद करके भी देखे। बहुत सारे उदाहरण हमने आप लोगों के सामने रखे। आप लोगों को इस वीडियो को बार बार देखना है और ये भी देखना है कि वास्तव में मैंने जो आपको समझाया वो आपके समझ में आया या नहीं आया। चारों ऑप्शनों पर विचार करेंगे। इसी तरह इस वीडियो का जो मकसद ये था कि आपको इनकी पूरी जानकारी होना,
किस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें कंफ्यूज किया जाता है और उत्तर होता क्या है, निकाल दूसरा देते हैं, गलती कर देते हैं, माइनस मार्किंग में हमारे नंबर कट जाते हैं और हम चयनित होने से रह जाते हैं, हमारा सिलेक्शन जो है वो नहीं होता है। साथियों, इतना मुश्किल कंपटीशन होता है, एक एक नंबर की लड़ाई होती है और हम यदि हमारी गलती से कुछ उदाहरण भी यदि हम गलत कर देते हैं तो हमारा सब गलत हो जाता है। इसलिए हमें बिल्कुल ध्यान रखने की बात है कि बहुत ही धैर्य पूर्वक सभी उत्तरों को करेंगे। और आज की कक्षा के लिए इतना ही करेंगे। कल जो हमारी कक्षा होगी उपसर्ग की होगी। उपसर्ग में भी हमें संधि के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए संधि के वीडियोज को देखेंगे, हमारी पुस्तक में से कुछ उदाहरण जो है आप देखेंगे और अपने आप को संधि में मजबूत बना लेंगे। उसके बाद उपसर्ग आप समझेंगे, बहुत अच्छे से आपको उपसर्ग समझ में आएंगे। आज आपने सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यान पूर्वक सुने, सभी के विश्लेषण को सुना, अपने भी उत्तर देने के प्रयास किए। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना।